इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में चूंकि केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक चल रहा है तो केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ना हमको, लेकिन इसके पहले हमने पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे हैं, और सेकेंड लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन धातु है कौन अधातु है, और उनकी बैलेंसेज कैसे निकालते हैं। हम लोग ये चेक किए थे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, और लेक्चर जो 3 बनाया गया था केमिकल बॉन्डिंग का, इसके पहले का जो लेक्चर है उसमें आपको मैं ये बताया था कि ये जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बैलेंसीज क्या होती है, और इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि बैलेंसीज जो निकलती है, ये जो बंध होती है 3 टाइप के होते हैं। एक तो आयनिक बंध होता है, और एक सहसंयोजी बंध होता है, और एक उप सहसंयोजी बंध होता है। तो हमने ये सब देख लिया था। हमने ये भी देखा था कि कहाँ कहाँ ये बनते हैं। हाँ, एक खास बात हमने पढ़ा था उसमें, आयनिक बंध किसे कहते हैं। तो आयनिक बंध का जो टोटल टॉपिक था हमने सब देख लिया था, उसमें कोई भी डाउट अब नहीं रह गया है। हमने ये पढ़ा था कि वो धातु और अधातु के बीच बनता है। तो ये तो आसान चीज है, किसी भी प्रकार से आप पढ़ लेंगे और सिंपल है। आप इस अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो देखिए, हमने इसके पहले जो लेक्चर डाला है अब उसको रिवाइज कर लीजिए, आराम से आ जाएगा कि धातु और अधातु के बीच में आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे आप, आयनिक बंध उन्हीं में बनेगा भले तो धातु और अधातु रहेंगे, लेकिन धातु और अधातु के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो 1.7 या तो उससे अधिक होना चाहिए, तभी आयनिक बंध बन पाएगा, वरना आयनिक बंध नहीं बन पाता है। तो सहसंयोजी बंध जो होता है, सहसंयोजी बंध मैं बता दूं आपको कि सहसंयोजी बंध को ही हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड भी कह देते हैं। तो ये था अपना कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इसको बोलेंगे आप सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना, ये कहां बनता है, पहला पॉइंट तो ये बनता कहां पर है, ये भी बनेगा अधातुओं के बीच, ये बनेगा केवल अधातुओं के बीच। ऐसा कंपाउंड जो अधातु से बना हो, जो नॉन मेटल्स से बने होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन मेटल्स से बने होते हैं उनमें क्या होगा, सहसंयोजी बंध ही बनेगा। देखिए, नॉन मेटल से जो कंपाउंड्स बनेंगे, अधातुओं से जो बनेगा, उसमें हमेशा सहसंयोजी बंध होता है। अब ये कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकता है ये भी देख लीजिए, जैसे CO2 हो गया, इसके अलावा H2O हो गया, इसके अलावा मेथेन एंड अमोनिया NH3 एंड सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एंड नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो अधातुओं से बने हैं। अच्छा, जितने भी कंपाउंड्स अधातुओं से बना रहेगा सब में कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल है, आप देख लीजिए कि कौन कौन से कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। अभी देखेंगे हम लोग बारी बारी से कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या है, हम लोग इसको संरचना कैसा बनेगा इसका, जो कि ज्योमेट्री होती है। तो आज का जो मेन टॉपिक है हम लोग रखेंगे सहसंयोजी बंध पे। तो हम कुछ आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हम लोग मान लीजिए अपने पास मेथेन है CH4, इसको मेथेन कहते हैं। तो ये जो मेथेन है CH4, हमको ये देखना है कि मेथेन में बॉन्डिंग कैसे होती है। देखिए, जो कि मेथेन में है कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर आप विन्यास करेंगे तो देखेंगे पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे और दूसरे में 4 आ जाएगा। अच्छा, इसमें 4 आ गया, ये बाहरी कोष है। अब ध्यान देंगे आप, ऐसे हाइड्रोजन होता है, इसमें 1 होता है, अगर आप निकालेंगे तो केवल 1 आएगा बाहरी कोष में। अब ध्यान देंगे आप, चूंकि कार्बन है और कार्बन की बाहरी कक्षा में यहाँ पर रखे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो पूरी 4 है, तो 1 2 3 4 कर दिए। अच्छा, ध्यान देंगे आप, अपने मेथेन में हाइड्रोजन भी 4 है, तो आप एक H यहाँ पर लगा दीजिए और एक H यहाँ पर लगा देंगे, एक H यहाँ पर लगा देंगे और एक H यहाँ पर लगा देंगे। अब इसमें क्या होगा, H के पास 1 था, इसको दे दिया, यहाँ पर 1 दे देगा, यहाँ पर 1 देगा और यहाँ पर 1 देगा। ध्यान दीजिए आप, कार्बन की बाहरी कक्षा में चेक करेंगे आप तो 2 4 6 8 हो गए, और H की बाहरी कक्षा में पूरा 2 हो गया। यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए हमारा क्या हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन ने क्या किया, अपने अष्टक को, इसमें तो केवल 4 ही था, इसको 8 करना है,
इन्होंने अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली है। देखिए यहां पर साझा हो गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है, लेकिन साझा होने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी माने जाएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी माने जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बॉन्डिंग हो जाएगी। आप देखेंगे तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये अस्थायी हो गया। तो संरचना आप कैसे देंगे इसको, C एंड सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। अच्छा ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है देख लीजिए। अगर साझेदारी में इलेक्ट्रॉन एक एक भाग लेंगे तो उसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे आप, और अगर साझेदारी में इलेक्ट्रॉन दो दो भाग लेंगे तो उसको डबल बॉन्ड बोलेंगे। एक और होता है, अगर साझेदारी में तीन तीन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ऐसे बनता है जी। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, एकदम सरल है। इस तरीके से आप करेंगे तो किसी का भी आप निकाल सकते हो, आप किसी की भी संरचना जान सकते हैं। देखिए ये है मेथेन, मेथेन ऐसा बनता है, मेथेन की संरचना है। चूंकि आयनिक कंपाउंड्स का कोई ज्योमेट्री नहीं होता, वो तो आयन से बने होते हैं, उनके बीच में तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट अट्रैक्शन की वजह से बंधे होते हैं, उनकी कोई ज्योमेट्री होती ही नहीं। लेकिन यहाँ पर तो ज्योमेट्री होती है, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग होता है। हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड हो जाए या डबल बॉन्ड हो जाए या तो हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। देखिए जैसे ये मेथेन था, तो मेथेन की संरचना में क्या आएगा, ऐसा आएगा। और हाँ ध्यान देंगे ये संरचना नॉर्मल संरचना है। अब इसी में से कुछ को बोलेंगे लोई संरचना। अब वो कैसे बनेगा देख लीजिए आप। ऐसे बनाएंगे कार्बन, और इस कार्बन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 लगाए थे तो लगा देंगे आप 1 2 3 एंड ये 4। और ऐसे H है अपने पास, एक यहाँ पर H है, एक यहाँ पर H और एक यहाँ पर H। अब H में एक होता है तो H का भी लगा दीजिए इलेक्ट्रॉन। आप देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो ये साझा हो गया 2 4 6 8। तो कार्बन का भी पूरा, हाइड्रोजन का भी पूरा। चूंकि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में अगर 2 भी हो जाए तो हम लोग उसको पूरा मानते हैं। तो ये पूरा हो गया। तो अब इस संरचना को बोलेंगे आप लुईस संरचना। देखिए ऐसे बनता है, ये नॉर्मल संरचना है, हम लोग ऐसे बॉन्डिंग करते हैं, फिर आप उसको बना देंगे लुईस संरचना के रूप में। तो इसी प्रकार से हम एक सेकेंड हम लोग ट्राई करते हैं कि अमोनिया के अणु की संरचना कैसी होगी। तो बता दूं आपको कि अमोनिया का जो सूत्र होता है वो NH3 होता है। ये है अमोनिया। अमोनिया जो होता है जी ये गैस है, और अमोनिया के गैस में आप ध्यान देंगे तो एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर्स भी कहते हैं। अगर आप विन्यास निकालेंगे तो 2 और 5 आएगा, और हाइड्रोजन में 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ध्यान देंगे आप, नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे। 1 2 3 4 और 5 कर दिया। अपने पास H कितने हैं, 3 है। तो आप H को यहाँ पर लगा देंगे, एक H सिंगल बॉन्ड से, एक H यहाँ लगा देंगे सिंगल बॉन्ड से, और एक H यहाँ लगा देंगे सिंगल बॉन्ड से। तो ध्यान देंगे आप देखिए नाइट्रोजन में 2 4 6 8 हो गया। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन में आप दिखा देंगे एक सिंगल बॉन्ड H है, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। एक नई बात सीखेंगे आप यहाँ पर, इन्होंने अपना तो पूरा कर लिया 2 4 6 8 से, हाइड्रोजन भी पूरा मान दिया। क्योंकि उसमें अगर 2 भी हो जाए ना तो अस्थाई हीलियम की तरह अस्थाई हो जाएगा। क्योंकि हीलियम जो होता है उसमें केवल 2 होता है, फिर भी वो अक्रिय गैस है। अच्छा देखिए इन्होंने साझा किया, सिंगल बॉन्ड बनाया, लेकिन नाइट्रोजन के पास यहाँ पर 2 तो खाली है। हम लोग उसको दिखा देंगे यहाँ पर कि इसके पास 2 खाली है। अच्छा हाँ, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, इनको बोलेंगे आप इलेक्ट्रॉन युग्म, और इसी इलेक्ट्रॉन युग्म को बोलते हैं लोन पेयर। ध्यान देंगे आप, इसी इलेक्ट्रॉन के युग्म को बोलेंगे लोन पेयर। तो अमोनिया के एक अणु में लोन पेयर की संख्या 1 होती है, और एक लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। यहां पर आप ध्यान देंगे तो ये अमोनिया की संरचना हो गई। अगर आपको बोले कि आप लुईस संरचना दिखाओ तो कैसे दिखाएंगे आप, लुईस संरचना में कुछ नहीं करना होता। यहां पर आप दिखा देंगे एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, फिर एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का, इसके पास एक लोन पेयर है। देखिए हो गई लुईस संरचना। तो सभी कुछ कठिन नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस बहुत सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान देंगे सब आ जाएगा। देखिए तरीका, थोड़ा सा पढ़ाई का चेंज करेंगे तब ना कुछ होगा।
हल्का फुल्का बदलनी है अपने आप को। संसार बदल रहा है, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए लोग, अभी हम लोग बांडिंग फंसे हुए हैं। तो इसको समझिए, रिवाइज करिए, जितना रिवाइज करेंगे पढ़ेंगे उतना आएगा यार। सब लोग पढ़ करके तेज हो गए हैं, तो कोई भी कर सकता ना, आप भी तेज हो जाओ। पढ़ करके सब लोग तेज हो रहे हैं यार, पढ़ के कितना तेज हो जाओ। बुक्स पढ़िए, वीडियो देखिए और वीडियो देखिए, एक बार ना आया तो रिवाइज कर लीजिए, फिर से देखो यार, 2 दिन के बाद फिर से रिवाइज करिए। काहे को नहीं आएगा ये, ध्यान देंगे तब ना आएगा। देखिए ये हो गया संरचना अमोनिया की, तो किसी का भी बनाएंगे आवाज आएगा। एक और ट्राई करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही फेमस ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फेमस इसलिए है क्योंकि हम लोग जो लेते हैं ना उसको O2 बोलते हैं, और जो निकालते हैं बाहर उसको क्या बोलते हैं, CO2। वही CO2 है, इसलिए फेमस है। ध्यान देंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं CO2 और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नाम आप याद रखेंगे, इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इनिशियल लेवल से चेक करेंगे अब कैसे कैसे होता है, ये नहीं कि पता नहीं कैसे बना दे, समझ नहीं आया। देखिए कार्बन में होगा 6 और यहाँ निकालेंगे तो 2 और 4 आएगा, ये क्या हो गया, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। आप देखेंगे टेबल में लिखा हुआ सब, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 आ जाएगा। विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p2, तो 2 और 4 आएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे आप निकालेंगे ऑक्सीजन का, तो उसका होता है 8, इधर आ जाएगा 2 और 6। ध्यान देंगे आप, कार्बन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। इस प्रकार से रखना है कि वो 8 हो जाए। ध्यान दीजिए, एक O यहां लगा देंगे और एक O आप यहां पर लगा देंगे। हमको ये पता है कि ऑक्सीजन में 6 होता है। देखिए 6 लगाइए, 2 2 4 2 6, और यहां पर 2 2 4 2 6। गिन लीजिए ना, 4 4 8, कार्बन का पूरा, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, सबका पूरा हो गया। सब लोग बैलेंस है, सब मस्त है अपने आप में। देख लीजिए कैसे दिखाएंगे आपको इसको, सी डबल बॉन्ड O आएगा एंड डबल बॉन्ड O। अच्छा डबल बॉन्ड O क्यों आ गया, क्योंकि इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन की साझा की है, इसलिए पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो ये CO2 की संरचना हो गई। और ये आप अगर इसकी लुईस संरचना चाहिए आपको, तो C दिखा देंगे। C की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 थे। और दिखा देंगे O, इसमें 6 था, आप 6 दिखा दीजिए। यहाँ पर O दिखा देंगे, यहाँ पर 6 दिखा देंगे। आप देखिए संरचना कंफर्म हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी का भी चाहेंगे संरचना आराम से निकाल सकते हैं। अगला हम लोग चेक करेंगे, कोई और संरचना लेते हैं। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं अगली संरचना HNO3। अच्छा HNO3 थोड़ा सा कठिन आपको हो सकता है, क्योंकि उसमें हो सकता है ना कि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आ जाए, तो उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। उसके पहले हम लोग चेक करेंगे कि O2 की संरचना कैसी होती है। ऑक्सीजन, ये भी तो फेमस अपने आप में है ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन मतलब O2। O2 की संरचना कैसी होगी, ये कैसे कैसे बॉन्ड बनाएगा, ध्यान देंगे आप। तो O2 में O होता है अपने पास 8 एटॉमिक नंबर है, 2 और 6 आ जाएंगे। देखिए ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो आप लगा देंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहां पर आ गया ऑक्सीजन, इसमें लगा देंगे अब 6 2 2 4 और 2 6। ध्यान देंगे 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, तो ये हो गया O डबल बॉन्ड O। लोन पेयर यहाँ पर और यहाँ पर आ गए, लोन पेयर यहाँ पर और यहाँ पर आ गए। देखिए कंप्लीट हो गया अपना ऑक्सीजन, ऐसे बनेगा O2। तो ये O डबल बॉन्ड O की अवस्था में रहता है, ऐसे बनाएंगे आप O2। किसी का भी संरचना बना सकते हो ऐसे। अब बात करेंगे आप अगर N2 की, N2 नाइट्रोजन, या तो इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन, ये कैसा होगा, ध्यान देंगे आप। नाइट्रोजन 7 होता है, 2 और 5 आ जाएगा, तो आप इसको 5 से ऐड करेंगे। देखो 3 हमने रखा है एक साथ, और यहाँ पर 2 3 2 5 हो गया। ऐसे यहाँ पर 3 रखेंगे आप, और यहाँ पर हो जाएगा 2। ध्यान देंगे आप, अगर यहाँ पर एक 3 लगा दिए हो ना, तो अगले का 3 ही लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक लोग 2 दे और एक लोग केवल एक ही दे दे। साझा ऐसे नहीं होता है, साझा बराबर बराबर होता, तो आप बराबर से ही साझा करेंगे। मानो चला कि इन्होंने 2 दिया और आप क्या किए, आप एक ही लगा दिए अपना, तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा गलती माना जाएगा, पॉइंट कोई दिखा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इन्होंने 3 दे दिया है तो आपको 3 देना ही पड़ेगा। तो 3 3 का साझा होगा, मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये N2 की संरचना आ गई। कितना भी बड़ा संरचना हो आप आराम से लगा सकते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं, केवल बाहरी कक्षा में 8 करना है यार, कुछ नहीं करना आपको। तो इस प्रकार से बनाएंगे संरचना आ जाएगा। तो
मैं कुछ संरचनाएं और दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे अगर हम लोग बात करें एक कंपाउंड्स की, और मान लीजिए वो अपने पास है PCl5। PCl5, अब ध्यान देंगे कुछ नई बातें सीखेंगे यहाँ पर। PCl5 इसको बोलेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हमने क्या सीखा अभी कि बाहरी कक्षा में हमको केवल 8 करना है, बाहरी कक्षा में केवल 8 करना है। लेकिन देखिए बाहरी कक्षा में 8 तो करना है, कैसे, ध्यान देंगे आप। फास्फोरस है 15, इधर आएगा 2, 8 और 5, तो फास्फोरस की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, और Cl होता है 17, इसमें 2, 8 और 7 आ जाएगा। हमको कुछ भी करके 8 करना है। देखिए अपने पास फास्फोरस है, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5। Cl अपने पास कितने हैं, 5 हैं, तो एक Cl यहाँ पर लगाएंगे आप, अगला Cl यहाँ पर लगा देंगे, एक Cl यहाँ पर लगा देंगे आप, एक Cl यहाँ पर और अगला Cl यहाँ पर। ध्यान देंगे Cl में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, 7 लगाइए। 1 हो गया, 3 हो गया, 3 2 5, 5 2 7, ऐसे यहाँ पर 1 3 5 और ये 7, 1 3 5 और यहाँ पर 1 7, 1 3 5 और 2 7, 1 हो गया, 3 3 2 5, 5 2 7। देखिए क्लोरीन का देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, सब में 8 8 है, लेकिन फास्फोरस में 2 4 6 8 10 हो गया। यही तो दिक्कत है यार, सब में तो हम लोग 8 करते थे, यहाँ पर 10 कैसे हो गया। ध्यान देंगे आप, अगर बॉन्डिंग करेंगे तो P सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। देखिए PCl5 की संरचना हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इसमें ज्यादा हो गए। अब क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए। देखिए ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं गया कि बाहरी कक्षा में वो केवल 8 ही करना है। हाँ, अगर किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए तो उसको अस्थायी मानते हैं, उसका अष्टक कंप्लीट है। लेकिन कुछ परमाणु ऐसे भी होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज्यादा हो सकती है। 8 से ज्यादा मतलब 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, किसी किसी में 14 भी हो सकता है। तो बाहरी कक्षा में 8 रहेगा तो ठीक है, अगर किसी में 10 आ जाए, 12 आ जाए या 14 भी आ जाए तो गलत नहीं है, तो भी सही माना जाता है। तो लेकिन सब में नहीं, कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे नहीं कि सब में लगा दें 12 15 20 25 कर दें, ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगा अपना। तो यहां पर क्या होगा, फास्फोरस की बाहरी कक्षा में अगर 10 भी हो जाए नो प्रॉब्लम, ये सही है। अब ये सही क्यों है, हम लोग इसको अभी इसी वक्त चेक करेंगे कि फास्फोरस की बाहरी कक्षा में ज्यादा कैसे हो सकता है। देखिए PCl5 वाले केस में फास्फोरस की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने 10 कर दिया, इसका अष्टक हमने 10 कर दिया, ये तो अष्टक नियम का अपवाद हो गया। तो ये अपवाद है, ये बात सही है। लेकिन देखेंगे कि PCl5 में या फास्फोरस की बाहरी कक्षा में क्या 10 हो सकता है कि हमने वैसे जबरदस्ती कर दिया है। चेक करेंगे इसको। देखिए फास्फोरस को ध्यान देंगे आप, 1s2 2s2 एंड 2p6, 3s2 एंड 3p3, तो इसका विन्यास है। और हमको ये पता है कि 3d 0 है, पूरा वो खाली है, d वाला उपकोष से खाली है, उसमें कुछ गया ही नहीं। चुकी देखो 2 2 4 4 10 2 12 3 15 हो गया कंप्लीट, ये 15 तक होता ही है। आप ध्यान देंगे यस उपकोष में कक्षाएं केवल 1 होती हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 रखा गया। ऐसे p वाले में कक्षाएं 3 होती हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे 3 रखे गए, 1 2 3। और डी वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन कक्षाएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं। और इसमें ध्यान देंगे आप पूरा का पूरा खाली है। देखिए यहां पर तो ये केवल 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि अगर आप 3 बॉन्ड बना देंगे ना, ध्यान देखिए हमने एक यहां पर दे दिया, एक यहां पर दे दिया, एक यहां पर, तो ये 2 4 6 और 2 8 8 ही हो जाएगा ना, 8 ही होगा। बाहरी कक्षा में इसमें 8 भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल ले लेंगे आप तुरंत PH3, जैसे PH3। ध्यान देंगे आप फास्फोरस की बाहरी कक्षा में कितना होता है, 5। इधर था देखिए, यहां पर निकालेंगे 2 8 और ये 5 आएगा, 5 रखिए ना, 2 3 4 और 1 5, एक H यहां पर जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से, एक H यहां पर सिंगल बॉन्ड से और एक H यहां पर सिंगल बॉन्ड से। ध्यान दीजिए 2 4 6 8 हो तो गया 8।
8 भी होता है, बात सही है, लेकिन फास्फोरस में 10 भी हो सकता है यार, इसमें टेंशन नहीं लेना। देखिए 10 भी हो सकता है, कैसे 10 हो सकता है? यहाँ पर तो इन्होंने एक ही H, देखिए हाइड्रोजन एक यहाँ पर दे देगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये बन जाएगा PS3, बन गया PS3। एक यहाँ पर देगा डबल, एक यहाँ पर देगा डबल, एक यहाँ पर देगा डबल। कक्षक में, किसी भी कक्षक में यदि इलेक्ट्रॉन दो दो हो जाए ना तो अस्थायी, वो भी अस्थायी, कंप्लीट है, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंगल सिंगल है। देखिए PS3 अगर बनाएंगे आप तो इलेक्ट्रॉन इसमें 8 ही होंगे। देखिए ये बहुत बड़ी बात है जी, है तो बहुत सिंपल। हमको ये चेक करना है कि फास्फोरस में 8 होता है बाहरी कक्षक में, सही है, अष्टक पूरा है, लेकिन इसमें 10 क्यों हो जाएगा? ध्यान देंगे आप कैसे। देखिए हमने आपको अभी तक ये बताया कि फास्फोरस के पास खाली डी कक्षक है, खाली डी कक्षाओं को बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, और ध्यान देंगे आप, वैकेंट ऑर्बिटल्स जिसके पास होता है ना वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कितना बनाएगा एक्स्ट्रा, ये भी तो है ना। इलेक्ट्रॉन जो यस है, यस उपकोष में एक है, ये उठा करके अपना इसको एक दे देगा, ध्यान देंगे आप, तो इसमें एक बचेगा और पी वाले में एक एक, और यहां पर भी एक ही बचेंगे, ध्यान देंगे आप। तो यस था पी, और ये डी वाले में जो 5 कक्षक है ना उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ जाएगा, क्योंकि यस ने इसको एक दे दिया। अब बताओ, एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये डी वाला, तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान देंगे आप। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, अगला यहां पर जाएगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, जोड़ो 2 4 6 8 10। इसलिए कहते हैं ना कि फास्फोरस की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 10 भी हो सकता है, लेकिन एक बार ध्यान रखेंगे आप, 12 कभी भी नहीं आएगा। बाहरी कक्षा में 8 होता है अष्टक के लिए, 10 भी हो सकता है, यहां पर मैं दिखाया आपको, लेकिन 12 इसमें नहीं आएंगे। ऐसे ही चेक करेंगे आप, जिन जिन परमाणुओं के पास, तत्वों के पास खाली डी कक्षाएं होती हैं वो एक्स्ट्रा वैलेंसी बना सकते हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकते हैं, उन अष्टक, उनकी जो सीमाएं हैं अष्टक की उसको प्रसार कर सकते हैं, फैला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास खाली डी कक्षाएं हैं। जैसे यहां पर फास्फोरस के पास खाली डी कक्षक है, तो इस प्रकार से आप चेक कर लेंगे। और ऐसे ही यदि हम लोग बात करें अगली संरचना की, तो ये तो हो गया अपना PCl5 वाला केस कि फास्फोरस की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 10 कैसे हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे आप, फास्फोरस में केवल 8 हो गया तो 10 होगा, 12 इसमें नहीं होगा। ऐसे सल्फर में 8 भी होता है, 10 भी होता है और 12 भी होता है। क्लोरीन में देखेंगे यदि आप, उसमें 8 भी होता है, 10 भी, 12 भी और 14 भी होता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भरे जाते हैं। कुछ संरचनाएं हम लोग देखेंगे जो बहुत ही हार्ड संरचनाएं होती हैं। जैसे अगर आपको बात की जाए कि P4 की संरचना कैसी होगी, P4 मतलब फास्फोरस की संरचना। देखो ये P4 है, तो P4 की संरचना मैं सेपरेट बनाऊंगा, सिंपल सा। देखिए कैसे होता है, आपको याद करना पड़ेगा, सरल है यार। देख लीजिए, एक P यहां लगा देंगे, नेक्स्ट P यहां, और एक P यहां पर, एक P यहां पर। हमको ये पता था कि फास्फोरस की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, ध्यान देंगे आप। एक बॉन्ड इससे बना देंगे, एक बॉन्ड यहां से, एक बॉन्ड यहां से, एक बॉन्ड यहां से, फिर इसको आप जोड़ देंगे फास्फोरस को यहां से और इसको यहां से। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी फास्फोरस हर फास्फोरस से जुड़े हुए हैं, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। यहां पर एक लोन पेयर रहेगा, एक लोन पेयर यहां पर, एक लोन पेयर यहां पर, और एक लोन पेयर यहां पर। तो ये P4 की संरचना हो गई। और सेम टू सेम ऐसा हम लोग देख लेते हैं P4O6 का। तो ध्यान देंगे आप, P, ये 4 परमाणु हो गए, एक O यहां पर ला देंगे आप, और एक O यहां पर ला देंगे, एक O यहां पर ला देंगे, और एक O यहां पर। देखिए P4 हो गया, अभी O6 है ना, O 4 हुए, 1 2 3 4, तो एक O आप यहां पर जोड़ देंगे और एक O आप यहां पर जोड़ देंगे, तो ये हो गया। इनके पास भी एक एक लोन पेयर है। तो इस प्रकार से P4O6 की संरचना होती है। और अगर बात करें P4O10 की, तो यहां पर देख लीजिए, P4O10 की संरचना जो होगी, P और यहां पर P, थोड़ा दूर कर दें इसको, P एंड यहां पर P है, अपने पास एक यहां पर P है। इस P4O10 को ऊपर करते हैं, एक यहां पर P है। हमने क्या किया, 20 में OO लगा दिया,
बीच में ओ लगा दिया और एक हमने यहाँ पर ऐसा भी ओ लगा लिया जो पहले लगाए थे। अभी अपने पास P4 और 6 हुए, देखिए 4 है ओ, 1 2 3 4 5 6। अभी अपने पास 4 ओ और है, कहाँ लगाओगे? डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ। देखिए संरचना हो गया P4 और 10 का। सेपरेटली P4 और 6 एंड P4 और 10 की संरचना ऐसी होती है।